जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आलम स्टडी पॉइंट में और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल। तो आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 10th का एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि पूरे बुक का होगा और पूरे बुक से इंपॉर्टेंट जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है सभी छाट करके यहाँ पे बताया जाएगा। और जो आपके बोर्ड पेपर 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को छोड़ करके ना जाइएगा, क्योंकि ये वेरी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो हम चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, यानी कि बोला है कि यूपी बोर्ड, देख सकते हैं यूपी बोर्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन क्लास 10th 2026 के लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट है। तो कम से कम जो है 40-45 जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आपको जो है बोर्ड पेपर में 20 यानी कि 20 या 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है लड़ने का ज़्यादा चांसेस जो है बन जाएगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं, क्वेश्चन को हम क्या करते हैं बताते हैं। तो क्वेश्चन पहला बोला है एमसीक्यू क्वेश्चन, बोला है स्वास्थ्य आँख का निकट बिंदु होता है। तो आप आँख चैप्टर पढ़े होंगे, आई चैप्टर पढ़े होंगे, ह्यूमन आई पढ़े होंगे, आप क्लास 10th में एक रंग बिरंगा संसार है आँख का वो पढ़े होंगे, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया और बोल रहा है कि स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है। तो स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। अगर यही क्वेश्चन कह देता कि एक स्वस्थ व्यक्ति की दूर बिंदु कितना होता है, तो दूर बिंदु होगा अनंत। अगर दूर बिंदु कहेगा तो अनंत कहेगा, लेकिन यहाँ पे स्वस्थ और निकट बोला है, तो जब निकट बोलेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो है आप कॉपी पेन लेकर के बैठे रहिए, उसको उतारते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, तब जाकर क्वेश्चन को उतार लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 बोला है, बोल रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो आपने ये पढ़ा होगा कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे F इजकल टू R/2। तो ये हम पढ़े F इजकल टू R/2 पढ़े, तो ये क्या दिया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो यानी कि ये दिया है किसका मान, 20 सेंटीमीटर दिया है F का मान। तो हमें क्या निकालना है, उसकी वक्रता त्रिज्या निकालना है, यानी कि R निकालना है। जब भी R निकालना होगा तो R एकम में क्या हो जाएगा R, और 2 में F से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2F, और 2 इंटू F का मान कितना है, तो 20, और 20 दूना कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में जहाँ भी 40 सेंटीमीटर दिया होगा उसको क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये भी जो है आप कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, हमेशा इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। नहीं तो ऐसे नहीं देगा तो थोड़ा सा चेंज कर देगा, हो सकता है वैल्यू 40 दे दे, जब 40 देगा तो 40 दूना 80 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 20 दिया है तो 20 के हिसाब से क्या होगा हमारे पास, 20 के हिसाब से आंसर क्या आएगा, 40 आएगा, जो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है, सही है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 की तरफ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 3 की तरफ क्या बोल रहा है, तो देखते हैं कि 3 क्या बोल रहा है। 3 क्या बोल रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आपने ओम का नियम पढ़ा है। ओम का नियम क्या होता है, V इजकल टू I गुणे R। तो आपने पढ़ा है, तो R इजकल टू भी पढ़े होंगे, तो V अपान क्या होता है I। तो R का मात्रक दो चीज लिख सकते हैं, R का मात्रक हम दो लिख सकते हैं, कैसे, तो ऊपर का नाम हो गया वोल्ट, नीचे क्या होता है, धारा का मात्रक एम्पियर, क्या हो गया, एम्पियर। तो हो सकता है कि R का मात्रक वोल्ट बटा एम्पियर दे दे, अगर ये नहीं देगा तो सिंपल सा क्या दे देगा, ओम, क्या दे देगा, ओम। तो ओम का सिंबल कुछ ऐसे बनता है। तो आप देख सकते हैं प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो कहीं ओम दिया है क्या, हाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। तो हो सकता है आपको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए ओम ना दे करके वोल्ट पर एम्पियर दे दे, तो ये भी याद रखेंगे, दिमाग बैठा लेंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, ओम का ही यानी कि R का ही मात्रक है, यानी कि प्रतिरोध का ही मात्रक है, और प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर भी हो सकता है और ओम भी हो सकता है। तो यहाँ पे ओम दिया है तो ओम का करेंगे, करेक्ट कर लेंगे। अगर वोल्ट पर एम्पियर दिया होता तो उसको क्लिक कर लेते, ठीक ना, करेक्ट कर लेते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोले, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। तो आपको पता होगा कि जब यानी हमें जो आकाश जो है नीला दिखाई देता है, जब भी कोई उसके ऊपर जाता है तो जो अंतरिक्ष होता है हमेशा काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, और वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है, वहाँ पे उजाला नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि वहाँ पे अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, तो क्या लिख देंगे, क्या मार देंगे, ठीक, काला मार देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है किसी परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक, देखो
जो मात्रक है, जितने भी मात्रक है उसको याद कर लेंगे, क्योंकि धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। क्या होता है, तो धारा का मात्रक आप याद कर लेंगे कि धारा का मात्रक क्या होता है, तो किसी परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक होता है। तो आपको पता होगा कि धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यहाँ पे एम्पियर दिया है तो एम्पियर क्या करेंगे, करेक्ट कर लेंगे। सिर्फ धारा के ही मात्रक नहीं, अगर पूछ दे कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। कार्य का मात्रक हो गया जूल। अभी भी हम बोल देंगे कि बताओ कार्य का मात्रक जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो याद रखना कूलाम। क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होता है। उसके बाद और भी पूछ सकता है, जैसे वाट हो गया, जैसे एम्पियर धारा का मात्रक हो गया। अगर वाट, तो वाट किसका मात्रक होता है, तो या लिखते चलेंगे, वाट जो होता है शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक यानी पी। तो पी का मात्रक क्या होता है, तो हमारे पास वाट होता है। तो आप इसको याद करते चलेंगे और कॉपी पे जो है नोट करते चलेंगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। तो अब उसके बाद ओम। ओम अभी बताइए कि ये नीचे हम यहाँ पे ओम का मात्रक क्या, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम। तो ओम किसका मात्रक है, तो प्रतिरोध का। वोल्ट किसका मात्रक है, तो विभव का। क्या लिख सकते हैं, विभव का मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट। आप याद रख सकते हैं, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, शक्ति का मात्रक वाट और विभव का मात्रक वोल्ट। जो है आपको पेपर में एमसीक्यू में 2-3 जो है मात्रक जो है पूछ लिया जाएगा, ठीक ना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर क्या चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पर आपतित होती है, एक प्रिज्म पर क्या होती है, आपतित होती है, प्रिज्म पर आपतित होता है तो किस रंग का विचलन अधिक होता है। तो आपने प्रिज्म पढ़ा होंगे, क्या पढ़े होंगे, प्रिज्म पढ़े होंगे। प्रिज्म, इसको मिटा देते हैं हम। प्रिज्म जो है पढ़े होंगे। प्रिज्म देखने में क्या होता है, ऐसा होता है। कितने लोगों को प्रिज्म का डिफिनेशन नहीं याद होता है, तो याद रखेंगे। तो उसमें क्या होता है, 2 त्रिभुज 3 आयताकार, 3 आयताकार पृष्ठ और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ जो मिलकर बनता है उसे हम त्रिभुज कहते हैं, सॉरी प्रिज्म कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिज्म हो गया और प्रिज्म में पता है कि यहाँ से एक रे डाला जाता है जिसको हम कहते हैं श्वेत प्रकाश। और ये श्वेत प्रकाश जैसे इसमें इंटर करता है तो इसमें कितने रंग बढ़ जाते हैं, तो टोटल कितने बढ़ जाते हैं, तो 7। तो उसका नाम क्या दिया जाता है, विविग्योर। क्या देते हैं, विविग्योर। विविग्योर क्या देते हैं, विविग्योर होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अब इसमें क्वेश्चन ये कहता है कि सबसे तेज किस रंग का परिकर्णन ज्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ है, तो बैगनी रंग का, और सबसे कम किसका हुआ है, तो लाल रंग का। तो अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा परिकर्णन किस रंग का होता है, तो बोल देंगे बैगनी। और फिर पूछेगा क्वेश्चन किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, तो बोल देंगे लाल। इसी क्वेश्चन को चाहे तो एग्जाम में जो टीचर है वो उलट करके दे सकते हैं क्वेश्चन। कैसे, बोल देगा सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो बैगनी। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो लाल का। सबसे ज्यादा परिकर्णन किसका होता है, तो बैगनी का। सबसे कम किसका होता है, तो लाल का। तो ऑप्शन में याद रखे रहेंगे। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप उतारते चलेंगे, लिखते चलेंगे कि सबसे ज्यादा परिकर्णन बैगनी का होता है। परिकर्णन ज्यादा होता है इसीलिए ऊपर ही क्या होता है, फैल जाता है, और फैलने के कारण आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है। ये बहुत ही तेज फैलते हैं तीनों, ठीक ना, इसलिए आकाश जो होता है नीला दिखाई देता है। फिर चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर। तो आप देख सकते हैं, तो क्वेश्चन जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पर आपतित होता है, आप देख रहे हैं इस पे क्या विचलन अधिक होता है, तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, तो बैगनी रंग का होता है। आप देख सकते हैं फिगर में सबसे नीचे है। फिर कह रहा है बिजली बल्ब का फिलामेंट बना होता है। फिलामेंट यानी कि जो बल्ब होता है उस बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, तो पहला ऑप्शन दिया तांबे का तार का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का, एल्युमिनियम का। तो तांबा तो यूज नहीं होगा, टंगस्टन, नाइक्रोम भी नहीं होता है, एल्युमिनियम भी नहीं होता है, तो क्या होता है, टंगस्टन। आप याद किए होंगे कि जो 12 वाला 14 वाला जो बल्ब आता है जो येलो कलर में होता है उसका उसमें जो वायर लगाया होता है वो किसका होता है, फिलामेंट यानी टंगस्टन का क्या होता है, बना होता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, निकट दृष्टि दोष के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। जब बोलेगा, देखो इसमें ट्रिक क्या है, एक ट्रिक बताते हैं उसको याद रखेंगे। एक होता है निकट, एक होता है दूर। तो निकट में अ आ रहा है, क्या आ रहा है, निकट में अ आ रहा है, पढ़ने पे निकट आ रहा है ना अ, और दूर में उ आ रहा है। तो याद रखेंगे अ से हो जाएगा अवतल लेंस, और उ में क्या आ रहा है, उत्तल। तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस होगा। तो आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज होता है जिसका नाम होता है उड़ान। क्या नाम होता है, उड़ान। तो यू से होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का क्या होता है, दूरदृष्टि के लिए किया जाता है।
ए से होता है अवतल, अवतल किसके लिए किया जाता है, निकट के लिए किया जाता है, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। यू से उत्तल, उत्तल मतलब दूरदृष्टि दोष के लिए, जी से हो जाएगा। ए से होता है अवतल, अवतल के लिए क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष के लिए हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा, अगर दूरदृष्टि दोष होगा तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। या आपके जो है 2 नंबर में भी पूछ सकता है क्वेश्चन कैसे कि दूरदृष्टि तथा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो ये भी लड़के गलत करके चले आते हैं। दूरदृष्टि दोष उसे कहते हैं जब दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, मतलब जो दोष कहेगा वो दिखाई देगा, उसके अलावा नहीं दिखाई देगा। तो दूरदृष्टि दोष में दूर का दिखाई देगा लेकिन नजदीक का नहीं दिखाई देगा। तो चलते हैं हम आगे। तो फिर क्या बोला, निकट अ आ रहा है, निकट में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो हम बोल देंगे क्या चीज होगा, अवतल लेंस का उपयोग होगा। उत्तल लेंस के लिए कौन सा होगा, निकट है तो अवतल लेंस, दूर दृष्टि होगा तो कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। इसमें दर्पण का उपयोग नहीं होता है, तो दर्पण पे आप गलती से नहीं मार दीजिएगा क्योंकि चश्मे में कभी भी दर्पण का यूज नहीं होता है। तो लेंस कौन से लेंस का होगा, अवतल लेंस और उत्तल लेंस होगा। तो हमारी क्या हो गया, क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें और पहले का भी जो है अगर नहीं लिख पाया तो वीडियो को फिर शुरू से करिए और पॉज करिए, और पॉज करने के बाद क्या करिए, सबको क्वेश्चन नंबर वाइज क्या करिए, सबको उतार लीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जो है 9th हमारा जो है कह रहा है कि 9th 1.5 वोल्ट विद्युत बल्ब सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है तो सेल का प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। हमें क्या निकालना है, इसमें धारा का मान निकालना है। तो हमें एमसीक्यू क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें ओम का नियम लगा देंगे। तो ओम का नियम क्या होता है, तो I इजिकल टू फार्मूला पढ़े होंगे V/R। तो I इजिकल टू V/R। अभी से चाहे विद्युत वाहक बल कहें चाहे विद्युत विभव कहें, विद्युत वाहक बल और विद्युत विभव दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो V का जो मान है वो कितना हो जाएगा, तो V का मान यहाँ पे दिया होगा, तो यहाँ पे एक 1.5 वोल्ट क्या दिया है, 1.5 वोल्ट। नीचे R का मान कितना है, 3, तो 3 से भाग देंगे 15 में, 1.5 में तो कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। तो हम बोल सकते हैं हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 एम्पियर। तो इसमें से सही कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम क्या चीज 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहलाता है। आप जानते हैं कि आई चैप्टर पढ़ चुके हैं और आई चैप्टर में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, जिससे पूछ सकता है पहला क्वेश्चन ये करेगा कि सबसे पहले जब प्रकाश हमारी आंखों में जाती है तो किससे होकर जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कार्निया से। किससे जाता है, तो कार्निया से जाता है। कार्निया से फिर क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इमेज कहाँ बनता है, सबसे पीछे, और पीछे कहाँ बनता है, तो दृष्टिपटल का या रेटिना का हो। तो हमारा क्या होगा, हाँ कार्निया। कार्निया क्या होता है, आंख का सबसे क्या होता है, पहला भाग होता है, परितारिका पे नहीं बनता है। पुतली जो होता है, ये पुतली इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे प्रकाश में, हमारे आंख में जब प्रकाश जाता है तो उसको नियंत्रित कौन करता है, तो आप याद कर सकते हैं। तो कौन नियंत्रित कर सकता है, तो पुतली मारेंगे। और जब कह रहे हैं कि प्रतिबिंब किस में बनता है, तो क्या मारेंगे हम, दृष्टिपटल पर मारेंगे, यानी कि रेटिना पर मारेंगे, ठीक ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या चीज हम 11 पे। जो है आपको अगर वीडियो ये पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा, जो कि 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए खास होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर क्या चलते हैं हम 11 पे। कह रहे हैं आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अभी हमने ऊपर बताया कि आंख में जब प्रकाश जाता है तो उसको नियंत्रित कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली करता है। प्रतिबिंब किस पे बनता है, तो रेटिना पे। नेत्र लेंस किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नेत्र लेंस जब हमारे आंखों में प्रकाश जाता है तो उसको झुका करके रेटिना पे कौन लेके जाता है, तो नेत्र लेंस जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई आदमी जब कोई इंसान अपने नेत्र दान करता है तो नेत्र दान में कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, तो वो दान किया जाता है कार्निया। तो अगर ये कहेगा तो ये मार देंगे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमारा कौन सही है, पुतली सही है, क्योंकि बोला है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो कौन होगा, पुतली सही हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, 3। तो चलते हैं, फिर बोला है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल की संख्या होती है, हमें क्या ये याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर ये आपको याद है तो हो सकता है कि पेपर में
आ जाएगा। तो देखते हैं हम क्या चीज़ की, तो 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या 3.6 × 10 पे 3 घात होता है, नहीं। क्या 3.6 × 10 पे 4 होता है, तो नहीं। 3.6 × 10 पे 5 ये भी नहीं होता है, तो कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारे पास सही जगह। 3.6 × 10 पे पावर कितना होता है 6, और ये हमारे पास जूल की संख्या होती है। तो आप जो है ऑप्शन नंबर 4 क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे कि बोर्ड पेपर में ये आ सकता है। फिर बोला है कि एक अश्वशक्ति HP, एक अश्वशक्ति HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर मतलब अश्वशक्ति होता है। एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, आपको ये भी याद होना चाहिए कि 726 वाट होता है, नहीं। 736 वाट होता है, नहीं। कितना होता है 746 वाट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, तीसरा सही हो जाएगा, 746 वाट होता है, ठीक ना। तो इसी तरह एक और क्वेश्चन है, फिर बोला है कि क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि हीटर का तार बना होता है, तो आपका पता होना चाहिए कि हीटर का जो तार होता है वो किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का। किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। तो नाइक्रोम का जो हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर सकता है, क्या चीज कि जो बल्ब होता है, बल्ब में जो तार होता है वो किसका बना होता है, तो आपको याद होना चाहिए फिलामेंट और टंगस्टन का बना होता है। ये भी जो है पेपर में पूछ सकता है, ठीक ना। तो हम इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। आप इसको जल्दी से क्या कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम आगे क्वेश्चन नंबर 14 के बाद जो है 15 बता सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है हम बताते हैं, जो है आपको आंसर देना है। हमने इसको रफ कर दिया और चलते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन में। हाँ, कुछ चीज़ें हम लिखवा रहे हैं, जो है आपको जो है वो पता होना चाहिए। जो कुछ चीज़ें हम जो है आपको लिखवा रहे हैं वो चीज़ें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, जो कि बोर्ड पेपर में ये भी MCQ में जो है पूछ सकता है। फार्मूला यानी कि जो है मात्रक भी पूछ सकते हैं, जिससे आपको पता होना चाहिए। धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होना चाहिए। जो एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। विभव का मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, वोल्ट होता है। तो यहाँ पे एम्पियर लिखेंगे, तो ये हो गया हमारे पास क्या चीज़, एम्पियर। विभव का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो V से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पूछ दे आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होता है। क्या होता है, कूलाम्ब। इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। और भी बहुत सारे मात्रक है, जैसे शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम वाट को W से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश को हम Q से लिखते हैं, विभव को V से लिखते हैं, धारा को I से लिखते हैं, शक्ति को P से लिखते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में किसी भी तरह क्वेश्चन बना करके जो है आपको दे सकता है, या पूछ देगा शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो 4 ऑप्शन दे देगा। बोल देगा कि पहला वोल्ट, दूसरा बोल देगा एम्पियर, तीसरा बोल देगा हमारे पास वाट, चौथा बोल देगा हमारे पास विभव, वोल्ट बोल देगा। तो उनमें से कौन सही होगा, तो मार देंगे क्या चीज़ हम, वाट। तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से जो है बना करके दे सकता है पेपर में, तो आप जो है इसको याद रखेंगे। और कुछ चीज़ें हम वैल्यू लिखवा रहे हैं, तो उसको याद रखना। तो 1 माइक्रो कूलाम में जो होता है 10 पे पावर -6 कूलाम होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 पे पावर -3 एम्पियर। ये भी पेपर में पूछ सकता है, या पूछ सकता है 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर वही हो गया। यहाँ पे सॉरी हम गलत बोल दिए। MA का मतलब मिली एम्पियर, म्यू लग जाएगा, तो इसको हम कहते हैं म्यू मतलब माइक्रो होता है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 पे पावर -6 क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ये याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो 1 किलो वाट, ये भी पूछता है 1 किलो वाट में कितना वाट होता है, तो 10 पे पावर 3 क्या होता है हमारे पास, वाट होता है। तो यानी कि 1000 बोल देंगे वाट होता है। तो ये चीज़ें जल्दी से क्या करें, इसको नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। फिजिक्स में ये को क्वेश्चन कर सकता है। तो उसी तरह देखिए हम आप यहाँ पे जो है विद्या लिए हुए हैं, और विद्या जो है जितने भी ऑप्शनल है क्वेश्चन है सारे हम जो है बता रहे हैं आपके लिए, बोर्ड पेपर के लिए सारे इंपॉर्टेंट है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो उतार लीजिए। तो उम्मीद है कि आप जो है उतार लिए होंगे। तो अभी यहाँ हम इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है। तो फिर बोल रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन, यहाँ पे जो है हीटर का तार बना होता है, तो नाइक्रोम का हम बता दिए। एक वैद्युत यूनिट बराबर होता है, क्या बोला, एक वैद्युत यूनिट बराबर होता है, एक वैद्युत यूनिट बराबर होता है। तो लिखते चलेंगे, एक विद्युत यूनिट बराबर होता है, तो किलोवाट घंटा। क्या लिख देंगे, किलोवाट घंटा। क्या लिख देंगे हम, किलोवाट घंटा। तो आप जो है इसका आंसर जो है लिख लेंगे।
क्या लिखेंगे हम कि एक वैद्युत यूनिट बराबर होता है तो किलोवाट घंटा के बराबर होता है, जो है इसका आंसर होगा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये बहुत ही जरूरी, ये भी पूछ सकता है पेपर में, किलोवाट घंटा। तो आपको ये जो है अभी पूछ देगा। देखो इसमें पूछा है विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत विभवांतर का मात्रक अभी लिखा है क्या होता है, वोल्ट होता है। तो आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। फिर बोल देगा यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ पे तमाम क्वेश्चन जो है बोल सकता है, ठीक ना। तो हम चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हमारे पास फिजिक्स का जितना भी इंपॉर्टेंट था हमने क्या करा दिया। और भी बहुत सारे फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, अवतल लेंस से उत्तल लेंस से जो है आपको क्वेश्चन दे सकता है, ठीक ना। तो हम चलते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री में देखते हैं, तो आपको केमिस्ट्री में जो है पता होना चाहिए सबसे पहले, केमिस्ट्री में एमसीक्यू लगाने से पहले जो आपके बहुत सारी चीज़ें जो है पता होना चाहिए। तो केमिस्ट्री में लगाने से पहले क्या पता होना चाहिए कि 10 कार्बन का नाम पहले याद होना चाहिए। तो चलते हैं देखते हैं केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शनल क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इनमें से कोई एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त संतृप्त, देखिए याद रखिएगा, पेपर में संतृप्त और असंतृप्त जो है पूछ सकता है। तो पेपर में संतृप्त और असंतृप्त पूछेगा तो याद रखना, यहाँ साइड में हम बता दे रहे हैं, यहाँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। पहला बोलता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा बोलेगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आप जो है इसको याद रखेंगे। हमने शॉर्ट भाषा में लिखे, देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जब कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जब कार्बन के बीच में डबल और जब कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आपको जो है ये पता होना चाहिए, ये लिखित में दे सकता है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो वह कार्बन या वह हाइड्रोकार्बन। तो कितने लोगों को पता नहीं होगा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बना होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। आपको याद होना चाहिए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड हो। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन में। निम्नलिखित में एक असंतृप्त हाइड्रोजन, अब पता होगा या तो पता होगा कि असंतृप्त में या तो डबल होना चाहिए या तो ट्रिपल होना चाहिए। तो डबल और ट्रिपल पहचानने का फार्मूला कितने लोगों को पता नहीं होता है। तो डबल और ट्रिपल पहचानेंगे कैसे, तो आप याद रखेंगे। हम इसको रफ करते हैं और यहीं पे हम क्या करते हैं, बताते हैं। हम इसको रफ करके बताते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम रफ करेंगे और बताते हैं। आप ये ट्रिक आप जो है याद रखिएगा। ये ट्रिक आपको बहुत ही ज़्यादा क्या करने वाला है, फायदा करने वाला है। ये ट्रिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ फार्मूला होता है CnH2n, एक फार्मूला होता है CnH2n+2। तो ये वाला फार्मूला जो है बीच में लिख लें CnH2n और यहाँ पे लिख लेंगे CnH2n-2। ये तीन फार्मूला आप याद कर लीजिए, तुरंत आपको पता चल जाएगा किसमें सिंगल बॉन्ड है, किसमें डबल बॉन्ड है, किसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमने क्या बताया, जितना कार्बन उसका 2 गुना से अगर 2 अधिक हाइड्रोजन है तो उसमें कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। जितना कार्बन उसका दूना कर देंगे, अगर दूना हाइड्रोजन आ रहा है तो उसमें डबल बॉन्ड होगा, और दूना करके 2 घटा देंगे तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो आप बीच वाला याद कर लीजिए, दूना करेंगे डबल, जितना कार्बन है डबल आ रहा है हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड, और दूना करके 2 जोड़ देंगे तो सिंगल बॉन्ड, दूना करके 2 घटा देंगे तो ट्रिपल बॉन्ड। एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 4 है और यहाँ पे H8 है, तो आप बता सकते हैं कि 4 कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 8 है, तो 4 दूना 8, तो डबल हुआ तो कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं C5H12। अब यहाँ 5 का डबल क्या होता है, तो 5 दूना 10, और 10 में 2 जोड़ेंगे तब ना 12 होगा। तो यहाँ पे 2 जोड़ा गया तो कौन सा बॉन्ड होगा, तो इसके बीच में ये वाला सिंगल बॉन्ड वाला है, ये डबल बॉन्ड वाला और ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है। तो आप याद रखेंगे 5 दूना 10, 2 अधिक जोड़ने पे आ रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रहे हैं तो भी याद रखना, यहाँ पे C3 और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 4 लिख देंगे। अब देखना 3 दूना 6, डबल पे भी नहीं है, 3 दूना 6, 2 8, ये भी नहीं है, 3 दूना 6, 6 में से 2 घट के आ रहा है, तो जब घट के आएगा तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो आप पहचान सकते हैं कि कौन सा डबल बॉन्ड है, कौन सा सिंगल बॉन्ड है, कौन सा ट्रिपल बॉन्ड है। तो चलते हैं। तो बोला है कि निम्नलिखित में एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त में वही बता सकते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। तो पहचानने का तरीका हमने बता दिया, अब देख लेंगे। अब बताओ 2 दूना 4, 4 और 2 6, सिंगल बॉन्ड होगा, नहीं होगा।
2 दूना 4, तो इसमें डबल बॉन्ड बन रहा है, इसमें डबल बॉन्ड बन, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 का होगा सही हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं 1 दूना 2, 2 दू 4, 3 दूना 6, 6 दू 8, तो ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, तो हमारे पास डबल बॉन्ड यही दिख रहा है। और ट्रिपल बॉन्ड भी दिखता है तो हम उसको मार देते, क्योंकि बाबू इसमें बोला है असंतुलित हाइड्रोकार्बन बोला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 सही हो जाएगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रोपेनॉन क्या लिखा है, प्रोपेनॉन, हम इसको रफ करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन लिखा है, तो इसको हम रफ कर देंगे क्वेश्चन 1 को। अगर नहीं उतारेंगे क्वेश्चन 1 तो जो है वीडियो को पॉज कर देंगे, और पॉज करने के बाद जो है उसको उतार लेंगे, ठीक ना, पीछे जा करके। तो यहाँ पे बोला है कि प्रोपेनॉन, अगर हिंदी समझ में नहीं आता, अगर आप इंग्लिश में पढ़े हैं तो इंग्लिश में लिखेंगे प्रोपेनॉन, क्या लिखेंगे प्रोपेनॉन। अब यहाँ पे लिख देंगे प्रोपेनॉन। आपको पता होगा कि फंक्शन ग्रुप क्या है, ONE है, फंक्शन ग्रुप क्या है, ONE है। हमारे पास 4-5 फंक्शन ग्रुप होते हैं। पहला होता है OH, पहला क्या होता है ROH, दूसरा होता है RCHO, दूसरा क्या होता है RCHO, तीसरा होता है RRC डबल बॉन्डो, और चौथा होता है RCOOH। तो ये याद रखेंगे, ये एल्कोहल होता है, ये एल्डिहाइड होता है, ये कीटोन होता है, और ये कार्बोक्सिलिक होता है। तो यहाँ पे हम MCQ बता रहे हैं तो हम नहीं बता सकते हैं, ठीक ना। तो अगर आपको IUPAC नाम पढ़ना है तो वीडियो में कमेंट में जरूर लिख देंगे IUPAC नाम पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो ये एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, और ये कार्बोक्सिलिक हो गया। तो बोला है कि ONE, तो इसके लिए सफिक्स लगता है, भैया याद रखेंगे, इसके लिए सफिक्स लगता है क्या चीज, OL, इसके लिए सफिक्स क्या लगता है AL, इसके लिए सफिक्स क्या लगता है ONE, इसके लिए सफिक्स क्या लगता है ओइक एसिड। हमने शॉर्ट भाषा में लिख दिया है, शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। इसके लिए सफिक्स क्या लगता है, सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्न। लास्ट में अगर एल्कोहल कहीं दिख जाए तो लास्ट में OL लगा होगा, अगर एल्डिहाइड दिख जाए तो लास्ट में AL लगा होगा, अगर कीटोन दिख जाए तो लास्ट में ONE लगा होगा, अगर कार्बोक्सिलिक दिख जाए तो लास्ट में ओइक एसिड लगा होगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं, तो आप बता सकते हैं कि लास्ट में ONE है, तो देखो ONE है तो कौन सा होगा, ये कीटोन वाला होगा। ये R दोनों नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो यहाँ बॉन्ड जैसे डबल बॉन्ड O बना है, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या है, दूसरा क्या है, सही है। तो फिर आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो क्या होगा हमारा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में बोला है निम्नलिखित में एल्किन है। तो आप इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है एल्किन, अगर आपको एल्किन समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखे एल्किन लिखे। एल्किन लिखने के बाद क्या है ENE, देखो लास्ट में क्या है ENE। तो अगर लास्ट में ENE आ रहा है तो कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। कौन सा होगा, डबल बॉन्ड। अगर यहीं पे अगर आ जाए हमारे पास एल्केन आ जाए, लास्ट में ANE दिखाई दे तो सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अगर यहीं पे दिखाई दे एल्काइन, क्या दिखाई दे एल्काइन, तो इसके बीच में हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में ENE है। तो इसमें भी क्या बोला है हमें, इसमें भी क्या बोला है एल्किन, इन ENE आ रहा है, तो ENE आ रहा है तो इसका मतलब डबल बॉन्ड। अब बता सकते हैं कि इनमें से डबल बॉन्ड किसमें है, इसमें है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें भी क्या है हमारे पास डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे पास, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, हमने गलती से लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि बैलेंसी देख सकते हैं 3 और 1 ये 4 और 3 और 1 ये 4, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। और देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो नहीं होगा, इसमें डबल बॉन्ड है, तो यही हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, करेक्ट हो जाएगा। और ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। क्योंकि 90 बोला है एल्किन, एल्किन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कार्बन परमाणु की संयुक्ता है। तो ऑप्शन दिया है 2, 4, 3 और 5, जो है 2, 3, 4 और 5। हम इसको रफ करते हैं, ऊपर से रफ करते हैं। आप जो है उसको क्या करेंगे, उतार लेंगे, कॉपी पेन ले करके जो है बैठिए और इसको नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना भी बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, तो आपको पता होगा कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। तो 6 यहाँ पे लिखते हैं KLM और क्या लिखेंगे N। सबको आपको ट्रिक पता होगा, 2, 8, 8 और क्या होता है 18। तो 6 को जब भरेंगे तो पहला वाला कितना लेता है, 2 लेता है, तो लास्ट में कितना बचेगा, 4 बचेगा। जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, संयुक्ता कहते हैं। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन बचा है यही इसकी कार्बन की संयुक्ता होगी। तो आप बता सकते हैं कि कार्बन की संयुक्ता कितनी होगी, तो 4 होगी। तो ऑप्शन में जहां 4 दिया हुआ करेक्ट कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही हो जाएगा। यानी कार्बन का वैलेंसी यानी कि संयुक्ता कितनी होती है, तो 4 होती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अभी हमने बताया कि एल्काइन, अभी देखो काइन, एल्काइन, तो अभी हमने 3 फार्मूला लिखे। तीनों फार्मूला जो है आप याद रखेंगे, आप तीनों फार्मूला याद रखेंगे। एल्केन का सामान्य सूत्र,
सामान्य सूत्र। अब इससे बहुत बड़ा क्या होगा, हेल्प होगा, तो ये आप याद रखेंगे। सामान्य सूत्र में पहले एल्केन, दूसरा याद रखेंगे एल्किन, और तीसरा याद रखेंगे एल्काइन। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, और एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। देखो यहाँ पे दो दो घटाते आए, अगर आपको बीच वाला याद है, दो जोड़ देंगे तो एल्केन, दो घटा देंगे तो एल्काइन हो जाएगा। तो या तो यहाँ पे दो हटा दो, फिर यहाँ पे दो है तो दो हटा देंगे, फिर दो घटा देंगे, तो यहाँ ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा फार्मूला है। तो पूछा क्या है, देखते हैं, एल्काइन, एल्काइन हमारा यही है, तो पूछा इसका एल्काइन का फार्मूला क्या है, आप देख सकते हैं। तो ये कहीं फार्मूला दिख रहा है क्या इसमें, कहीं, हाँ दिख रहा है, CnH2n-2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट, और ये सेकंड है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप ये फार्मूला उतार लीजिए, क्योंकि आप फार्मूला क्वेश्चन को घुमा करके, या हो सकता है कि पूछ दे एल्किन का सामान्य सूत्र बताइए, तो एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होगा, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो CnH2n। या पूछ सकता है, क्वेश्चन को और घुमा के पूछ देगा एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 हो जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में सिर्फ पूछा था एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो CnH2n- क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे एक नाम दिया है CH3CH2OH का IUPAC नाम है, CH3CH2OH का IUPAC नाम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, 10 कार्बन का नाम याद होना चाहिए। 10 कार्बन का नाम क्या होता है, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हम बोल रहे हैं लिख लीजिएगा। पहले कार्बन का नाम होता है मेथ, दूसरे का नाम होता है ईथ, तीसरे का नाम होता है प्रोप, चौथे का नाम होता है ब्यूट, पांचवें का नाम होता है पेंट, छठवें का नाम होता है हेक्स, सातवें का नाम होता है हेप्ट, आठवें का नाम होता है ऑक्ट, नौवें को कहते हैं नॉन, और 10 को कहते हैं डेक। तो 10 कार्बन का नाम बता दिए। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने कार्बन है, तो एक कार्बन और दो कार्बन, तो दो कार्बन है, तो दो कार्बन को हम क्या लिखेंगे, तो ईथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ईथ। आपको पता होगा कि OH है, हमने वहां पे साइड में लिखा है, जब भी लास्ट में OH दिखाई दे तो फंक्शन ग्रुप क्या लगा देंगे, OA लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो पहले सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, AN लगता है, और यहाँ पे E लगाएंगे, और प्लस एल्कोहल के लिए लगाते हैं OL। देखो यहाँ पे E और O दोनों वावेल है, जब दोनों वावेल है तो इसका E हटा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा इथेनॉल। क्या हो जाएगा हमारे पास, इथेनॉल, यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि पेपर में इसका साधारण नाम पूछ दे, तो साधारण नाम में क्या करते हैं, साधारण नाम होता है एल्किल। क्या होता है, एल्किल एल्कोहल, क्या लिखते हैं, एल्किल एल्कोहल लिखते हैं। तो एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या। अब इसमें कितने कार्बन है, तो दो कार्बन है, दो कार्बन को लिखेंगे एथ, और लास्ट में लगा देंगे YL, तो एथिल, और एल्कोहल लिख देंगे, एल्कोहल है तो क्या लिख देंगे हम, एल्कोहल लिख देंगे। तो आप इसको क्या करेंगे, याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड पेपर में आपको जो है पूछ सकता है। हम यहाँ पे कुछ साधारण नाम बताने जा रहे हैं, क्योंकि आपके जो है बोर्ड पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। हम इसको क्या करते हैं, रफ करने जाते हैं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं इसमें का, रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं कितने लोग जो है इसका आंसर दे देंगे। कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, कमेंट में जो है इसका आंसर जरूर दीजिएगा। हम इसको एक तरफ से, अपने तरफ से क्वेश्चन दे रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, दे रहे हैं कि एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का IUPAC नेम बताइए। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देने का, पहला एथिल एल्कोहल, दूसरा मेथिल एल्कोहल, तीसरा इथेनोइक एसिड, तीसरा, चौथा फार्मिक एसिड। तो आपको जो इसका आंसर जो है
कमेंट में कर जरूर बताना है क्या होगा, पेपर में ये पूछ सकता है, ठीक ना। तो आपको जो है कमेंट में जरूर शेयर करिएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक ना। तो हम इसको छोड़ देते हैं, ये जो है आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन आगे, तो हम इसको रफ करते हैं और रफ करने पर चलते हैं आगे। अब कहेंगे तो एक क्वेश्चन और भी इसमें कितने तरीके से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, तो हम इसमें देखते हैं। तो बोल देगा कि एक क्वेश्चन दे रहे हैं तो उसमें क्या बोलेगा, जैसे बोल देगा यहाँ पे CH3 CHO, अब यहाँ जो दिया है CH3 जो CHO दिया है, अब बोल देगा कि इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप है। तो आप लास्ट में देख सकते हैं कि इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप है, तो एल्डिहाइड है। तो नीचे ऑप्शन में दे देगा, पहला क्या बोलेगा, क्या इसमें एल्कोहल है, आप समझ जाएंगे क्या इसमें एल्कोहल ग्रुप है, क्या इसमें कौन सा ग्रुप है, इन फंक्शन ग्रुप कौन सा है, ए से एल्कोहल, Al से एल्कोहल समझ जाएंगे, ठीक ना। फिर ए से एल्डिहाइड है, के से कीटोन है, फिर सी से कार्बोक्सिलिक है। तो आप बता सकते हैं कौन सा होगा, कौन सा फंक्शन ग्रुप होगा, एल्कोहल ग्रुप है क्या, एल्डिहाइड ग्रुप है क्या, कीटोन ग्रुप है क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो हम बता देंगे कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको पेपर में ऐसा भी जो है क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रुप, आपको ग्रुप याद होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप है। अभी हमने ऊपर लिखा था कि कौन किसका ग्रुप है, ठीक ना। तो हम चलते हैं यहाँ पे, इसको हम रफ करते हैं और चलते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा pH वैल्यू पे चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, क्योंकि उससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में MCQ में। तो चैप्टर नंबर 2 में क्या है, तो चैप्टर नंबर 2 में रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में क्या बोल देगा, नंबर 2 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया है चैप्टर नंबर 2 का। तो चैप्टर नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो इस बिलियन का संभावित pH मान है। तो आपको याद होना चाहिए कि लाल लिटमस को पेपर जो है नीला, हमारे पास 1 बिलियन है, लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, नीला करता है। तो आप याद रखेंगे, जब लाल से जब नीला हो जाएगा, जब लाल लिटमस पेपर को जब नीला कर देगा तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, क्षार। और जब नीला को क्या कर देगा हमारे पास, लाल कर देगा, तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, अम्ल। तो आप बता सकते हैं कि लाल को नीला करेगा तो क्षार, नीला को लाल कर देगा तो अम्ल। यानी कि लाल लिटमस पेपर होगा, अगर कोई विलयन उसको नीला कर देता है तो क्षार हो जाएगा, अगर नीला लिटमस पेपर है उसको कोई विलयन लाल कर देता है तो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्षार का pH मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। अम्ल का pH मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। तो आपको बताना है क्या होगा, तो बताओ ये भी अम्लीय होगा, ये भी अम्लीय होगा, ये भी अम्लीय होगा, ये हमारे पास क्षारीय होगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 10 होगा और ये क्षार होगा तभी उसको नीला कर देगा, ठीक ना, लाल को नीला करेगा। तो फिर बोल रहा है कि 0 pH वाला विलयन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 0 pH वाला वैल्यू जो है, इसको हम रफ करते हैं, इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या उतार लेंगे कॉपी पेन से, हम इसको रफ करते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्पेस चाहिए बताने के लिए। तो हम इसको रफ कर देते हैं, आप जो इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। हम चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्वेश्चन में। तो बोल रहा है कि 0 pH, आपको pH याद होना चाहिए, ये बीच में क्या होता है, तो 7 होता है। हम नॉर्मल में समझाने के लिए लिख रहे हैं, और यहाँ पे मान लो 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7 के बाद क्या 8 9 10 11 12 और क्या होगा 13, उसके बाद क्या होता है 14, लास्ट 14 हो गया। तो आपको पता है कि 7 पे उदासीन होता है, 0 पे 7 से अगर छोटा जाएंगे तो अम्ल, 7 से बड़ा जाएंगे तो क्या होता है क्षार, और ये क्या हो जाएगा अम्ल। तो बोला है कि 0, तो 0 पे कितने लोग कंफ्यूज होते हैं, 0 पे कितने लोग बोल देते हैं उदासीन होता है, क्या होता है उदासीन, लेकिन ये गलत है, उदासीन कभी भी नहीं होगा। उदासीन हमारा क्या होता है, यानी कि उदासीनीकरण कब होता है, न्यूट्रल कब होता है, तो 7 पे होता है। और 7 से अगर कोई भी नीचे आ जाएगा तो सारा का सारा क्या होगा, अम्लीय होता है। तो 0 pH वाला विलयन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो अम्लीय कहलाएगा। क्यों कहलाएगा अम्लीय, तो आपको पता होगा कि 7 से क्या ये नीचे है। तो 7 से नीचे भी जितनी भी संख्या आ जाएंगी वो सारे के सारे हमारा क्या होगा, अगर 7 किसी भी विलयन का pH मान 7 से अगर 0 है, सॉरी 7 से कम है तो सारे अम्लीय कहलाएंगे, 7 से अधिक है तो सारे क्षार कहलाएंगे, और 7 पे है तो क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। आप इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि इससे घुमा फिरा करके बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता है। अगर हमारे पास कोई विलयन है जिसका pH मान 7.8 है, अगर हमारे पास कोई विलयन है जिसका pH मान 7.8 है तो वह विलयन होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। जल्दी से कमेंट में जो है, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा कि वो अम्लीय होगी क्षारीय होगा। तो हम चलते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हाइड्रोजन आयन की प्रकृति होती है। आपको पता होगा कि 2 प्रकार के आयन होते हैं। केमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 2 है, उस चैप्टर नंबर 2 में 2 प्रकार के आयन होते हैं। एक आयन होता है क्या चीज हमारे पास,
OH निगेटिव होता है, एक होता है H प्लस आयन। तो यहाँ पे बात हुआ है H प्लस यानी कि हाइड्रोजन आयन की बात हुआ है। तो ये जब देता है तो इसको हम कहते हैं क्षार, जब ये आता है तो कहते हैं अम्ल। तो आपको नियम याद होगा चैप्टर नंबर 2 में आरएनएस सिद्धांत के अनुसार वाला, अगर किसी भी अम्ल को जब जल में घोला जाता है, किसी भी अम्ल को जल में घोला जाता है तो हमेशा वो क्या देता है, H प्लस आयन देता है। जब भी किसी क्षार को जल में घोला जाता है तो OH नेगेटिव देता है। तो जबकि बोला है कि H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है H प्लस आयन। तो H प्लस आयन की प्रकृति कैसी होगी, तो H प्लस आयन की प्रकृति अम्ल होता है, तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय हो। तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं, बोला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है, तो आप बता सकते हैं कि वो क्या होने वाला है। तो इप्सम बनता है, इप्सम बनता है कि जिप्सम बनता है कि चूना पत्थर बनता है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए क्या बनता है, जिप्सम बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4 1/2H2O। तो ये हमारे पास क्या है, किसका फार्मूला है, जिप्सम का फार्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है, ठीक ना। तो आप याद कर सकते हैं, ठीक ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र होता है, तो आपको याद होना चाहिए कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र। तो कैल्शियम पे नाइट्रेट को हम लिखते हैं NO3 से, NO3 क्या लिखते हैं, NO3। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, कैल्शियम पर क्या होता है, Ca। तो Ca पे +2 होता है, इस पे -1 होता है, तो ये 2 चला जाएगा इसके नीचे, ये 2 चला जाता है इसके नीचे, तो ये 1 आ जाएगा इसके नीचे। तो कैल्शियम पे 1 और NO3 पे क्या हो जाएगा, 2। तो ये ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि एक है, तो क्या हो जाएगा, CaNO3 ट्वाइस। तो Ca3NO ट्वाइस का है हमारे पास, Ca2NO3 हमारे पास क्या हो जाएगा, Ca2 नहीं होना चाहिए, Ca, बस क्या होना चाहिए, Ca। तो हमारे पास Ca कहाँ है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, CaNO3। और क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्वाइस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरा सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन और दिया है यहाँ पे, 6 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि 10 पे पावर -6 माइक्रो SCl विलियन का pH मान होगा। तो हमें बोला है कि 10 पे पावर -6। देखो आप ये क्वेश्चन चैप्टर 2 में लगाए होंगे कि किसी का भी अगर pH निकालना है तो फार्मूला होता है -log10 बेस, और यहाँ पे क्या होता है, pH आयन, क्या होता है, आयन। तो pH का वैल्यू कितना है, -10 है, तो 10 पे पावर -6 है, तो 10 पे पावर -6 लिखेंगे। -6 आगे आता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log10 बेस 10, तो log10 पे बेस 10 का वैल्यू होता है 1, तो 6 × 1 कितना आ जाएगा, 6। तो हम बोल सकते हैं आंसर कितना होगा हमारे पास, 6 होगा। या आप बोल सकते हैं कि जितना भी पावर दिया होगा, जैसे हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं, अगर किसी मान लो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर 1 × 10 पे पावर -4 है, तो बताओ ये अम्लीय है कि क्षारीय है। तो आप बता सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखे कैसे, ये माइनस जो 4 दिया उसको प्लस में लिख लें बस। जो भी पावर में देगा वो माइनस में देगा, तो उसको किस में लिख लेना है, प्लस में लिख लेना है। अब बताओ ये 7 से कम है, तो 7 से कम है तो अम्लीय कहलाएगा। तो इसका किसी का भी अगर ये सांद्रता होगी तो क्या कहलाएगा, वो अम्लीय कहलाएगा। अगर हम दे दें 1 × 10 पे पावर -12 दे दें, तो अब बताओ ये क्षार होगा कि अम्ल होगा। तो हम बोले डायरेक्ट घात वाला प्लस में लिख लेंगे, तो 12। तो बताओ 12 जो है 7 से अधिक है, तो 7 से अधिक है तो अम्लीय होगी, क्षारीय होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, क्षारीय होगा। तो जो है हम चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन जो है हो गया। अभी हम किसी 3-4 जो है हमारे पास फार्मूले है जो उसको लिखवा रहे हैं, जो बोर्ड पेपर में जो है वो पूछ सकता है, आपके लिए बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है। तो वो फार्मूला जो है कॉपी पेन से अपने नोट्स में बना लेंगे, ठीक ना, कॉपी में लिख लेंगे। और हम इसको रफ कर दिए, अगर आप उतारे नहीं होंगे तो जो है वीडियो को पॉज करके जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। तो हम चलते हैं आगे। तो आगे क्या है, पहला फार्मूला क्या है हमारे पास, तो पहला है कास्टिक सोडा। क्या है, कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा यानी इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता होना चाहिए कास्टिक सोडा को ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, तो NOH होता है। बहुत जरूरी होता है, रिएक्शन में बहुत ज़्यादा काम आता है। और ये भी ऑप्शन में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है, तो आपको याद होगा तो मार देंगे, ठीक ना। फिर क्या होता है, खाने वाला सोडा। क्या होता है, खाने वाला सोडा का फार्मूला जो है आप याद रखेंगे। तो खाने वाला सोडा को हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप याद रखेंगे तो Na क्या होता है, NaHCO3 क्या होता है, Na2 नहीं होता है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक ना। तो NaHCO3 ये हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास खाने वाले का सोडा का फार्मूला हो गया। या हमारे पास और हो सकता है, एक होता है धोने वाला सोडा का फार्मूला। तो धोने वाला सोडा का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे धोने वाला सोडा का फार्मूला क्या होता है, धोने वाला सोडा का फार्मूला क्या होता है, तो याद रखेंगे, ये पूछ सकता है। तो धोने वाला सोडा का फार्मूला क्या होता है, तो Na2CO3 10H2O, इसका फार्मूला आप याद कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और भी फार्मूला लिखवा रहे हैं उसको याद रखेंगे। एसिटिक एसिड का फार्मूला याद रखेंगे, एसिटिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, CH3COOH। इसको कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखो एसिटिक एसिड का फार्मूला यही होता है, इसका IUPAC नाम जो होता है, IUPAC जो नाम होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। तो इसका IUPAC नाम जो होता है, 2 कार्बन है तो इथेन बोलते हैं और लास्ट में लगता है ओइक एसिड, तो इसका IUPAC नाम होता है इथेनोइक एसिड। और होता है एक हमारे पास और फार्मूला होता है जिसका नाम है फार्मिक एसिड। क्या नाम है, फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड का फार्मूला जो होता है वो होता है HCOOH। तो इसका IUPAC नाम जो होता है, इसका IUPAC जो नाम होता है तो मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड इसका क्या होता है, IUPAC नाम होता है। फिर हमारे पास और होता है एसिटिक एसिड हो गया, एक फार्मिक एसिड हो गया, एसिटिल्डिहाइड क्या होता है, एसिटिल्डिहाइड। तो एसिटिल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, तो CH3CHO, तो ये एसिटिल्डिहाइड का फार्मूला है। और एसिटिल्डिहाइड इसका IUPAC नाम होता है इथेनॉल, क्या होता है, इथेनॉल। अब देखो हम लिखवाए थे अभी शुरुआत में कि CHO है तो लास्ट में क्या लगता है, Al, एल्कोहल हो तो OL, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो तो ओइक एसिड, देखो इसमें लगा रहे हैं। तो एसिटिल्डिहाइड साधारण नाम है, ये IUPAC नाम है। तो एक और होता है फार्मेल्डिहाइड, क्या होता है, फार्मेल्डिहाइड। तो आपको पता होना चाहिए फार्मेल्डिहाइड जो है इसका फार्मूला होता है SCHO होता है। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो इसका IUPAC नाम मेथेनॉल, क्या होता है, मेथेनॉल। अल होता है, इसमें एल लगता है क्योंकि एल्डिहाइड है, ठीक ना। तो इतना फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, IUPAC नाम भी याद होना चाहिए और साधारण नाम भी याद होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल में ये भी दे सकता है चैप्टर नंबर 4 से, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो जो है इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वीडियो, इसका जो है नेक्स्ट पार्ट आपको पार्ट नंबर 2 में मिल जाएगा, ठीक ना। हम पार्ट 2 बना देंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह अगर वीडियो को देखना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, ठीक ना। थैंक यू।